नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों आज 68th बीपीएससी का अगर आप देखेंगे तो उसका जनरल स्टडीज़ पेपर 2 कंडक्ट हुआ है। और अगर आप ओवरऑल मेरे से एनालिसिस पूछेंगे तो बीपीएससी जो है यूपीएससी के तरफ मुड़ रहा है, पर वो जो ग्लाइड है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है यूपीएससी स्टैंडर्ड को, दैट पाथ इज़ वेरी स्मूथ वन विच इज़ वेरी मच एप्रिसिएबल। ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली क्वेश्चंस के लेवल को इम्प्रूव कर दिया है, वो बहुत ही स्लो पाथ को फॉलो कर रहा है, बहुत ही स्मूथ ग्लाइड को फॉलो कर रहा है, स्मूथ ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा है। आखिर में इसको फॉलो तो करना ही चाहिए, इसलिए भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि यह जो एग्ज़ाम है यह साधारण एग्ज़ाम तो है नहीं, यह डिप्टी एसपी का एग्ज़ाम है। इस बार भले ही सीट नहीं हो, यह एसडीएम का एग्ज़ाम है। अगर स्टैंडर्ड लोग नहीं पहुंचेंगे, अगर रट्टाफिकेशन वाले लोग पहुंच जाएंगे तो मुश्किल होगा। आप मेरे से पूछेंगे कि इस पेपर को क्या अच्छे से हैंडल किया जा सकता है, तो आपके पास देखेंगे कि आपके पास दो कैटेगरी के स्टूडेंट मिलेगा। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट आपको साफ बोलेगा कि पेपर बहुत कठिन था, पेपर वाज वेरी टफ। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट आपको मिलेगा कि बोलेगा कि बहुत अच्छा हुआ है, शानदार एग्जाम हुआ है। अब आप देखेंगे कि इस पेपर में क्या है जो प्राइमा फेसी, अगर आप देखेंगे, अगर आप मुझसे बहुत ही फेयर असेसमेंट बोलने को बोलेंगे तो इसमें 60% क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता था। 60% क्वेश्चन का मतलब होता है कि 60% जो है बीपीएससी अपने ओरिजिनल थीम को रिपीट कर दिया है। जैसे अगर आप ओरिजिनल थीम का भी हम आपको प्रूफ देंगे तो 60% क्वेश्चन को अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार किया है तो उसके फॉर्डर से आप बहुत ही अच्छा एग्जाम को लिख सकते थे। जब हम बोलते हैं कि जो 60% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया है तो इसका मतलब हम ये नहीं बोलते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, अब वो जमाना चला गया। पर वो क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपके पास कुछ रॉ मटेरियल आप तैयार करते हैं, फॉर्डर मटेरियल तैयार करते हैं, उस फॉर्डर मटेरियल से उसका आप उत्तर बहुत अच्छा लिख सकते थे। जो 40% है जो करंट अफेयर संबंधित है, उसके लिए मेरा ये कहना है कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बीपीएससी अब यहीं पर मूव कर रहा है। आपको प्रतिदिन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए या द हिंदू पढ़ना चाहिए। जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं उनको राष्ट्रीय संस्करण जागरण पढ़ना चाहिए या जनसत्ता अखबार पढ़ना चाहिए, तब इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबली इस 40% को हैंडल कर सकते थे। पर मेरा पुनः आपसे कहना है कि ये जो 60% लो हैंगिंग फ्रूट है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ याद रखिए कि आपको अगर कोई कोचिंग एक्स पर भरोसा है, वाई पर भरोसा है, जेड पर भरोसा है या हम लोग के किताब पर भरोसा है तो उस एक बुक को परचेज कर लीजिए। या अगर आप अपने तैयार करना चाहते हैं तो खुद तैयार कर लीजिए, पर वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब आप जो भी जीएस पेपर 2 है, इसमें कीवर्ड्स बहुत बड़े मायने रखते हैं। अभी हम उदाहरण के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे। कीवर्ड्स आपने चूज किया है कि नहीं सही से। कीवर्ड्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट जजमेंट होता है, आपने उसको कोट किया है कि नहीं। आपको क्या करना चाहिए कि आप जो इंपॉर्टेंट थीम है, जो रिपीटेड थीम है, उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको रेडी रखना चाहिए। कैची इंट्रो हो, कैची कंक्लूजन हो, तब आपको नंबर बहुत अच्छा मिल जाएगा इस 60% क्वेश्चन में। इसमें सिलेक्शन उसी का नहीं होगा जो इस 60% क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल नहीं किया। जिसने भी 60% वाले पार्ट को अच्छे से हैंडल कर लिया वो बहुत अच्छा कर लेगा, क्योंकि ये 40% में तो बहुत आप कोई भी बहुत अच्छा नहीं कर सकता है, बहुत यूरेका नहीं कर सकता है। तो इस 60% को कैसे हैंडल करना है इसको देखना है। इस 40% क्वेश्चन में अगर आपने 20% क्वेश्चन भी अच्छे से कर दिया, आपका काम हो गया, आपका बहुत अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो कि कैसे कैसे क्या होता है और कैसे कैसे क्या करना है। हम लोग आप देखेंगे कि पूरे बुक में अगर आप देखिएगा तो बीपीएससी अपने थीम को नहीं छोड़ा है। जो थीम से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है उस थीम को बीपीएससी रिपीट किया है। जैसे कास्ट पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का, पूछा है। जुडिशियल रिव्यू एक इंपॉर्टेंट थीम है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट थीम है। अगर आप बोलेंगे तो रीजनल पार्टीज पॉलिटिक्स इसका एक इंपॉर्टेंट थीम है। नैनो टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट थीम है। न्यूक्लियर प्रोग्राम एक इंपॉर्टेंट थीम है। तो ये कहां अपने रास्ते से बहुत भटका है। वो इंपॉर्टेंट थीम को पूछा है, क्वेश्चन का डायरेक्शन बदला है, इस फॉर्डर को आप इस्तेमाल करके आप लिखेंगे, क्योंकि डिप्टी एसपी एसडीएम बनना है तो फॉर्डर को थोड़ा तो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, पर फॉर्डर तो हो। तो इंपॉर्टेंट यह है कि आपके पास फॉर्डर था कि नहीं। अब हम कीवर्ड को आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उदाहरण से आपको कीवर्ड को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेकुलरिज्म इन इंडिया। डिटेल एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे, जो फाइनल एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद इसका एक प्रॉपर एनालिसिस लेके आएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें क्या है? एनालाइज द क्रिटिकली डायनेमिक सेकुलरिज्म इन इंडिया। इसमें देखो
दो सेकुलरिज्म फॉलो होता है, एक वेस्टर्न आइडिया ऑफ द सेकुलरिज्म, एक इंडियन मॉडल ऑफ द सेकुलरिज्म। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में आप देखोगे कि यहाँ पर एक स्टेट है, राज्य है, और यहाँ पर रिलीजन है, इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन। पर इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में देखोगे कि भारत की सरकार या राज्य की सरकार वो हज पिलग्रिमेज के लिए पैसा देती है, पर भारत की सरकार अगर हज पिलग्रिमेज के लिए पैसा देती है तो अमरनाथ यात्रा के लिए भी पैसा देती है। हियर द स्टेट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, हियर स्टेट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रिलीजन। पर स्टेट कैसा है, कीवर्ड क्या है, हमारा स्टेट जो है वह कहता है सर्वधर्म संभव, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमारा मॉडल है सर्वधर्म संभव, एक इंपॉर्टेंट मॉडल है, कीवर्ड है। आप इसको स्टार्ट करते कि जो इंडियन मॉडल ऑफ द सेकुलरिज्म फॉलोज द सर्वधर्म संभव। व्हेन आई से द सर्वधर्म संभव, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द स्टेट इज नॉट एथिस्ट, द स्टेट इज गिविंग द इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन। इसका मतलब यह होता है कि द स्टेट इज नॉट रिलीजियस, द स्टेट इज नॉट एंटी रिलीजियस, द स्टेट इज नॉट इररिलीजियस, द स्टेट इज नॉन रिलीजियस इन द नेचर। दूसरा कीवर्ड हो गया, एक है आपका सर्वधर्म संभव और दूसरा है नॉन रिलीजियस इन द नेचर। व्हेन आई से द नॉन रिलीजियस इन द नेचर, इट मींस इट इज गिविंग द इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल द रिलीजन, माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इरिलीजियस का मतलब होता है कि नॉट रिलेटिंग टू एनी रिलीजियस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिलीजियस का, नॉन रिलीजियस का मतलब ये होता है, इरिलीजियस का मतलब होता है कि नॉट इंटरेस्टेड इन द रिलीजन इटसेल्फ। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड था यहाँ पर नॉन रिलीजियस, एक कीवर्ड था सर्वधर्म संभव। अगर आपको इस कीवर्ड को आप मेंशन करते हैं तो आपको इसमें 7 अगर नंबर है या 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 नंबर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि बाकी लोग तो यही लिखेगा और ऐसा क्या लिखेगा। रीजनल पॉलिटिक्स प्ले इट्स रोल इन द इंडिया, एक रिपीटेड थीम है, दुनिया भर का बार बार पूछा है। जैसे देखो रीजनल पार्टीज पे एक हमने पूरा एक थीम ही बना दिया है। अब इसके लिए क्या मुश्किल है यार, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 का 8 नंबर मिल जाएगा। हम क्या करेंगे कि हब एंड स्पोक मॉडल बनाएंगे, आराम से कीवर्ड को डाल दिया, खत्म हो गया, आंसर हो गया। इसमें कुछ है, ये GS2 का जो हमारा किताब है उसमें से लिए हैं। अब इसका इंट्रो देखो, अभी आप मानते हैं कि एक्स किताब को फॉलो करना, तो एक बार किताब को खोल के देखना कि कीवर्ड को इस्तेमाल किया है कि नहीं, उसी का फॉलो करो, जिसका मन है उसी का करो, पर देखो कि कीवर्ड को फॉलो किया है कि नहीं। आप देखो कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को मेंशन कर रहे हो कि नहीं, अच्छा इंट्रोडक्शन लिख पा रहे हो कि नहीं, कंक्लूजन लिख पा रहे हो कि नहीं। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा देख के लेना। द पॉजिटिव डायरेक्शन बनाया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू हमेशा एक इंपॉर्टेंट थीम है, इसको आप कठिन क्वेश्चन में काउंट कर ही नहीं कर सकते। सॉरी, देखो जुडिशियल रिव्यू एज द सैलिएंट फीचर, भाई ये पूछा हुआ उसका क्वेश्चन है, उसका इंपॉर्टेंट थीम है। आराम से यहां पर देखो कीवर्ड क्या है, यहां पर कीवर्ड आपके लिए क्या हो सकता है। अब ध्यान से देखो, कीवर्ड है आर्टिकल 13, कीवर्ड है इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण का केस। अगर आपने इसको मेंशन कर दिया है, बहुत शानदार हो जाएगा, आपका उत्तर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना होगा। ब्रीफ, बिहार हैज विटनेस्ड द इंप्रूवमेंट इन द पॉलिटिकल कल्चर इन द लास्ट डिकेड, गिव एग्जांपल्स। बहुत अच्छा है यार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स वाला, जो अभी एओ में पूछा है कि इंडियन और बिहार मॉडल हैज मूव टुवर्ड्स द एस्क्रिप्टिव और द डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, उसी को मॉडिफाई करके इसको लिखना था। ये जोनल काउंसिल एक इंपॉर्टेंट थीम है, अगर जो सीरियस कैंडिडेट है वो उसका उत्तर लिखा होगा। पर अगर एक लड़का मानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गया है, तो कास्ट पॉलिटिक्स प्लेज अ रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स, यही हम बोल रहे हैं। कास्ट पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का, आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। अब आप देखिए कैसे आप लिख सकते थे, देखो दुनिया भर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कास्ट पॉलिटिक्स पे, कास्ट प्लेज, कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट, ठीक है। अब इसको तुम अगर नहीं लिख पाते हो तो देखो, इन द वर्ड्स ऑफ राम मनोहर लोहिया, इंडियन पॉलिटिक्स इज लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब द कास्ट में बी सक्सेसफुली यूज्ड एज, मतलब कहने का मतलब है ये आप इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिख सकते थे। अब आप देखो क्यों रिजर्वेशन, रोल ऑफ मीडिया, पार्टी, मतलब पूरा पॉइंट ही दिया हुआ है, इसको आप मॉडिफाई करके वहां पे आप प्रेजेंट कर सकते थे, है ना। तो आपके पास फॉर्डर बहुत ही अच्छा था जिसको आप इस्तेमाल कर सकते थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकल रहा है। बाकी डिटेल डिस्कशन हम लोग इस पे और करेंगे। अब जैसे देखो, अगर कोई लड़का इलेक्शन कमीशन पे ये जो 38 में अगर आपको 30 नंबर नहीं आ रहा है तो यू आर क्रिएटिंग अ परफेक्ट रेसिपी फॉर योर फेलियर। भाई इलेक्शन कमीशन उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है जो हमेशा वो पूछता है, इसका मतलब आपने पेपर को ही एनालाइज नहीं किया होगा, तभी देखो आपको झूठ लगेगा। इलेक्शन कमीशन क्या है, हमने एक थीम ही बनाया है अपने किताब में जिसमें इलेक्शन कमीशन का इतना क्वेश्चन पूछा हुआ है। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, फुल टॉस क्वेश्चन है, इसमें 38 में अगर 30 नंबर नहीं लेके आओगे तो फिर क्या ही करोगे, एकदम डायरेक्ट थीम है। तो ये क्वेश्चन
कठिन है कि आसान है? बताओ, 2 मिनट के अंदर इसको आप कर सकते हो। अगर मानते हैं कि कोई लड़का ये लिखना चाहता है, राज्यसभा आइडेंटिफाइड स्कूल एज द सेकंड चैम्बर ऑफ द, इसको हम उत्तर लिखे हैं। अब देखो इसमें कीवर्ड क्या होगा, इसमें एक सुंदर कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन हम रहते तो क्या लिखते, सिंपल सा कि राज्यसभा, बहुत ईजी है, इसको एक हमने वीडियो में भी कवर किया है। तो राज्यसभा इज नॉट द सेकेंडरी हाउस। याद रखना, पार्लियामेंट के केस में हाउस ऐसे मत लिख देना कभी, है ना। राज्यसभा इज नॉट द सेकेंडरी हाउस, इट इज द सेकेंड हाउस। थोड़ा सा कैशी हो गया, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा उसको आकर्षित कर सकते हैं, बाकी आप फॉर्डर इसमें डाल दीजिएगा। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी खूब इंपॉर्टेंट था। पीएम गति शक्ति जो भी करंट किए होंगे उनके लिए आसान रहा है। ये भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन जरूर है, इकोनॉमिक सर्वे से है। ज्योग्राफी का अगर है तो बहुत ओशन डाइपोल मूवमेंट आपको पता ही होना चाहिए। थोड़ा सा इसको हम बोल सकते हैं कि हल्का सा जटिल है, पर बनाया जा सकता था। ये भी हल्का सा जटिल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट। एग्जामिन ये जटिल क्वेश्चन में आ जाएगा, और ये भी थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि ये जो है इसको आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे से। ये इजी क्वेश्चन में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेड थीम है, 500 बार क्वेश्चन पूछा है। अब देखो कैसे पूछा है, देखो आराम से, नेचुरल थीम, पाइराइट, लाइमस्टोन, माइका, क्वार्ज, सारा चीज दिया हुआ है। 2 मिनट के अंदर आप इसको कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था। अब जैसे देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन बना सकते थे। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, रिपीटेड क्वेश्चन है, थीम है जो बीपीएससी एकदम उसको पसंद है, तो भाई जो तुमको पसंद है हम वही करेंगे। अब जैसे देखो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम हमने डाला ही है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट थीम है, इस पे भाई फॉर्डर रेडी रखो, क्या दिक्कत है। इसको जो हम अपने किताब में अगर आप देखोगे तो इसको हमने इकोनॉमिक सर्वे से पूरा डेटा को लिया है, देश का इकोनॉमिक सर्वे से। तो आप यहां से डायरेक्टली कॉपी करके इस एग्जाम को लिख सकते थे। इसमें आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते थे। कठिन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, रिपीटेड थीम है ये। अब जैसे देखो, अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लिखे होंगे, बाकी लोग को दिक्कत हुआ होगा, इसको भी लिखा जा सकता था। ये फुल टॉस क्वेश्चन है, 7 नंबर का, धुआं मचाया जा सकता था। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है भाई, नैनो टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ एंड द मेडिसिन, ब्लड क्लॉटिंग, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, रिजनरेटिव मेडिसिन, नैनो सेंसर्स, बोन रिजनरेशन टेक्नोलॉजी। 2 मिनट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमने इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में दे दिया है। 2 मिनट के अंदर आपने कीवर्ड लिखा, 7 में 7 नंबर मिल गया। 54 भर का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, जो किया जा सकता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है। व्हाट इज द ये तो ये पूछा जा चुका है ना, ये हम लोग कवर कर चुके हैं, फिर तो वही आ रहा है, सॉरी, है ना। तो इसको आप कर सकते थे। अब देखो कुछ हमारा सलाह रहेगा आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, जब 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है तो अभी थोड़ा सा वक्त है। 2 काम करना, अगर आप 6 घंटा पढ़ते हैं तो 4 घंटा प्रीलिम्स को देना, क्योंकि प्रीलिम्स डाइसी हो रखा है। प्रतिदिन 2 घंटा मेंस को देना। इस प्रतिदिन 2 घंटा मेंस में आपको क्या करना है कि 1 घंटा प्रतिदिन ऐसे पढ़ना। अगर आज मंडे है तो आज आपने 1 घंटा ऐसे करा, तो अगला दिन आप 1 घंटा ट्यूसडे को डीआई करेंगे, और 1 घंटा जो है आपको इसमें जनरल स्टडीज करना है। जनरल स्टडीज एक दिन 1 करोगे, एक दिन जनरल स्टडीज 2 करोगे। तो क्या करोगे इसमें, वही हम बोल रहे हैं, कोई भी एक किताब खरीद लो, कोई भी कोचिंग का मटेरियल खरीद लो जिस पर विश्वास है, और वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट थीम है, हम इस पर और एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट थीम है उसको पकड़कर रगड़ना स्टार्ट करो। रगड़ना स्टार्ट करो मतलब उस पर इंट्रोडक्शन रेडी कर लो, उस पर एक A4 शीट में कंक्लूजन रेडी कर लो। उस पर मानते हैं कि इंडियन जुडिशरी पूछता है तो अपने अंबेडकर का स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया, DY चंद्रचूड़ का हमने स्टेटमेंट लिखा है उसको आपने कॉपी कर लिया। तो ये आपके पास रेडीमेड फॉर्डर है कि अगर इस थीम पे आएगा तो इसको चिपकाएंगे। अगर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पे है तो अब्दुल कलाम का हमने स्टेटमेंट लिखा है, आपने उसको कॉपी करके अपने A4 शीट में रख लिया है कि आएगा तो अब्दुल कलाम आजाद को हम चिपकाएंगे इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में। और बाकी इसमें फैक्ट और जो पॉइंट्स हैं आप खुद जॉट डाउन करके इसको रेडी कर लो, बहुत हैंडी होगा, एग्जाम के समय बहुत यूज होगा। और प्रतिदिन इस 6 घंटा के बाद आपको 45 मिनट अखबार पढ़ना है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हो या कोई भी हिंदू पढ़ते हो या राष्ट्रीय संस्करण जागरण पढ़ते हो तो आपका काम है कि पहला दिन फर्स्ट पेज पढ़ोगे, पहला पेज पढ़ोगे। उसके बाद सिटी स्पेसिफिक न्यूज़ आता है, दिल्ली हो बॉम्बे हो उसका आएगा, उसको स्किप करना है। अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो एक्सप्लेन्ड पन्ना पे चल जाना है, और एक्सप्लेन्ड पढ़ने के बाद
आपको क्या करना है, उसके बाद फिर कॉलम्स को पढ़ना स्टार्ट करिएगा। पर अब ये मुश्किल है कि यहाँ पे 7 से 8 कॉलम अवेलेबल हैं। उसी तरह से अगर आप राष्ट्रीय संस्करण जागरण पढ़ते हैं तो पहला दिन पहला पेज पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा आपको मूव कर जाना है, जहाँ पे कॉलम्स लिखे रहते हैं वहाँ पर मूव कर जाना है। वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ के कॉलम्स रहेंगे, पॉलिटिकल रहेगा, जैसे अभी कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, हमारे कोई काम का नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा। आप उस कॉलम को कैसे चूज करेंगे कि वो कॉलम मेरे काम का है कि नहीं, उसके लिए याद रखो कि बीपीएससी हमेशा एक थीम वाइज क्वेश्चन पूछता है। उस थीम को हमने अपने किताब में मेंशन किया है, या आप अपने किताब मत खरीदो, जॉट डाउन कर लो कि क्या क्या थीम पूछता है। जुडिशियरी से रिलेटेड, अगर कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसको खूब करना, उस आर्टिकल को आपको पढ़ना है। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया है, खूब पढ़ना है। अभी पॉपुलेशन ग्रोथ पर खूब आर्टिकल्स आए हैं, उसको खूब पढ़ना है। विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन है, आर्टिकल है तो उसको पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन पे अगर राजा मोहन का आर्टिकल है तो पढ़ना है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थीम है, उसको जरूर करना, बाकी आर्टिकल को छोड़ सकते हो। पर ये थीम कैसे पता होगा, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस देखना होगा। या तो हम लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थीम वाइज हमने किताब में जॉट डाउन किया है, आप उसको ले लीजिए, या उसका जो इंपॉर्टेंट थीम है हम फ्री में ही टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से उसको ले लीजिए। पर जो जो थीम है उसी पर करिएगा। जैसे अभी बीच में भी आप देखेंगे कि आनंद मोहन छूटा है। जब आनंद मोहन छूटा है तो आनंद मोहन के बेसिस पर, क्योंकि राजपूत कास्ट का है तो राजपूत लॉबी इसको बहुत सपोर्ट कर रहा था, तो भयंकर भयंकर आर्टिकल आया है। कास्ट पॉलिटिक्स और डायनेमिक्स पर भयंकर क्वेश्चन आया है, मतलब आर्टिकल्स आया है, तो उसको पढ़ना था, वहाँ से फॉर्डर को कलेक्ट करना था। क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट थीम है बिहार का, तो वहाँ से फॉर्डर कलेक्ट कर सकते थे, वहाँ से आप इंट्रोडक्शन अच्छा कॉपी कर सकते थे, कंक्लूजन अच्छा कॉपी कर सकते थे। और डिटेल वीडियो बनाएंगे, एग्जाम फाइनल हो जाने दीजिए। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।